नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 17वां वीडियो है और आज का टॉपिक है उपनिवेशवाद, जिसे इंग्लिश में कोलोनियलिज्म कहते हैं। उपनिवेशवाद हमारे सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पेश किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से मेंशन किया गया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उपनिवेशवाद की समझ इसलिए भी जरूरी है कि मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए उपनिवेशवाद का परिचय, उसके विस्तार का अध्ययन करना जरूरी है। आज हम लोग उपनिवेशवाद के साथ साथ नव उपनिवेशवाद, जिसे इंग्लिश में न्यू कोलोनिज्म तथा साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, उपनिवेशवाद होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद होता क्या है, उसके बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर क्या होता है या दोनों एक ही है, इसको समझेंगे। उसके बाद उपनिवेशवाद कितने प्रकार के होते हैं, उपनिवेशवाद के कारण क्या है, इसको समझेंगे। तो आइए, सबसे पहले शब्द होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का संबंध होता है आर्थिक शोषण से। जब भी उपनिवेशवाद होगा या उपनिवेशवाद की शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत आर्थिक शोषण से होगी। यानी कि उपनिवेशवाद एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के क्षेत्र में कॉलोनी स्थापित करते हैं और वहाँ के सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, वहीं उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि ये जो उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया है, इसे जो उपनिवेशवाद बनाने वाला देश होता है वो इसे अच्छा काम मानता है और इसे अच्छा काम समझता है, इसे वैध काम भी समझता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यूके और इंडिया का। यूके ने शुरुआती में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करना चाहा। उसके बाद भारत में आकर उसने सबसे पहले सर्वप्रथम कॉलोनी बनाई। कॉलोनी इतना प्रोमिनेंट हो गया तो उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहाँ के जो भी राजनीतिक सत्ता थी वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया और एक कॉलोनी बना ली। इसे ही उपनिवेशवाद की संज्ञा हम देते हैं। यानी कि वहाँ के स्थानीय लोगों को राजनीतिक अधिकार से वंचित कर देना ही उपनिवेशवाद के अंतर्गत एक परिचय के रूप में हमें दिखाई देता है। आज़ादी देना, अब ये देखेंगे जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या होता है कि राजनीतिक अधिकार को वापस फिर लौटा दिया जाता है, तो वो बी उपनिवेशीकरण कहलाने लगता है। यानी कि लोगों को आज़ादी दे देना ही बी उपनिवेशीकरण है, राजनीतिक अधिकार को लौटाना ही बी उपनिवेशीकरण है। जैसे कि भारत की बी उपनिवेशीकरण के फलस्वरूप भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। ये क्रमशः होने वाली घटना है, डायरेक्ट ये सीधे सीधे अटैक के मोड में नहीं होती। ये धीरे धीरे पहले वहाँ पर कॉलोनी बसाएंगे व्यापार के लिए, फिर वहाँ के राजनीतिक पर अधिकार करेंगे और उसके बाद चाहा तो और जब जरूरत पड़ी तो सेना का भी प्रयोग करेंगे और अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। तो ये क्रमशः होने वाली घटना है, एक सडन घटना नहीं है कि विस्फोट हुआ और फैल गया। इसकी शुरुआत आर्थिक कारणों से होती है। तो यानी कि जो उपनिवेशवाद है इसकी शुरुआत आर्थिक कारणों से होती है, व्यापार के कारणों से होती है। उसके बाद देखेंगे कि जो उपनिवेशवाद है आर्थिक शोषण शब्द से जुड़ा हुआ है। एक शब्द होता है साम्राज्यवाद, जिसे इंपीरियलिज्म कहते हैं। ये सैन्य शक्ति पर आधारित है। ये कोई देश दूसरे देश पर सैन्य शक्ति के माध्यम से उस पर अधिकार कर लेता है और अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, वही साम्राज्यवाद वही कहलाता है। दूसरे देशों पर अधिकार कर लेना, लेकिन वो आर्थिक मंशा से अधिकार नहीं करना। हालांकि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज लोगों पर अधिकार कर लेना, बाद में आर्थिक शब्द जुड़ जाता है, लेकिन जैसे उपनिवेशवाद में सीधे सीधे आर्थिक शब्द जुड़ा था, यहाँ पर साम्राज्यवाद में आर्थिक शब्द सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। वहाँ के क्षेत्रों को जीत लेते हैं, वहाँ की प्रजा पर टैक्स लगाते हैं, वहाँ की प्रजा टैक्स चुकाएगी और वो वहाँ के लोगों पर उस क्षेत्र में अपने नियम और कानून पालन करवाना साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। आइए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है उसको समझते हैं। उपनिवेशवाद को एक लाइन में परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि उपनिवेशवाद स्थानीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों पर नियंत्रण करना चाहता है या व्यापक प्रभाव डालना चाहता है। ये अपने हिसाब से उसे बदलकर विद्रोह की संभावना को कम कर देना चाहता है, यही उपनिवेशवाद कहलाता है। थोड़ा सा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं। साम्राज्यवाद सैन्य शक्ति पर आधारित है, जबकि उपनिवेशवाद आर्थिक कारणों से होता है। साम्राज्यवाद में आर्थिक शोषण धीरे धीरे नहीं होता है, हालांकि बाद में ये आर्थिक चीज़ों पर, आर्थिक नेचुरल रिसोर्सों पर अधिकार कर लेता है, वहाँ के लोगों पर टैक्स लगाता है। यहाँ पर आर्थिक शोषण होता है। साम्राज्यवाद का प्रभाव सीमित रूप में हमें दिखाई देगा, उपनिवेशवाद का प्रभाव असीमित रूप में दिखाई देगा। आज वर्तमान में हम एक बात करें कि एक बहुत ही प्रचलित शब्द नव उपनिवेशवाद, न्यू कोलोनिज्म की चर्चा होती है। तो आइए देखते हैं कि नव उपनिवेशवाद होता क्या है।
न्यू कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवादी देश स्वतंत्र हो गए, जो भी उपनिवेशवादी देश थे स्वतंत्र हो गए, लेकिन शक्तिशाली राष्ट्रों के जो शक्तिशाली राष्ट्र इनको उपनिवेश बनाया था, इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, शोषण से ये पैसा कमा चुके थे और ये दुनिया को नियंत्रित कर चुके थे, लेकिन उनके अंदर अभी भी स्टिल दुनिया को नियंत्रित करने की छटपटाहट पैदा हो रही थी। और इसी छटपटाहट को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला जिसे हम लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं। यही नियंत्रण के उपाय को हम लोग नव उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से शक्तिशाली राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से विकसित और अविकसित देशों पर विकासशील और अविकसित देशों के नीतियों, बजट और राजनीति पर प्रभाव डालते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तथा सरकार पर दबाव बनाते हैं। यानी कि अविकसित और विकासशील देश जब आज़ाद हुए तो विकास के लिए, जब ये अविकसित और विकासशील देश जब आज़ाद हुए तो इनको भी तो डेवलपमेंट करना था, तो उस विकास के लिए इन्हें धन और तकनीक और अनाज की ज़रूरत थी, और इन्हीं धन और तकनीक और अनाज की ज़रूरतें इनकी जो अविकसित और विकासशील देश है, इनकी ज़रूरतें विकसित देश पूरा कर रहे थे, लेकिन ये इनकी नीतियों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे, अपने हित में इनके देश की नीतियों पर, बजट पर, रणनीति पर प्रभाव डाल रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, और अपने हित में उनकी नीतियां बनवा रहे थे, अपने हित में ही उनके बजट पास करवा रहे हैं, उनकी राजनीति अपने हित में बनवा रहे हैं विकसित देश। तो ठीक है, तो यही है नव उपनिवेशवाद। तो नव उपनिवेशवाद के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, आगे देखते हैं। नव उपनिवेशवाद के स्वरूप को देखें तो ये लोग नव उपनिवेशवादी राष्ट्र, यानी कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जो अविकसित और विकासशील देशों में हो रही घटनाओं को मानवतावाद तथा मानवतावाद को ज़्यादा ही व्याख्या करके उन पर नेतृत्व अपना अधिकार बनाना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में कश्मीर में हो रहे विद्रोह जो होते हैं उस पर मानवतावाद के नाम पर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था इराक पर और सीरिया पर, वहाँ पर रासायनिक हथियार के नाम पर अमेरिका ने उस पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहा और इराक को एक तरह से पूरी तरह बर्बादी कर दिया। यानी कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं मानवतावाद के नाम पर दूसरे यानी कि अविकसित और विकासशील राष्ट्रों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। कुछ लोग तो आज भी ऐसे हैं कि कुछ लोगों को पैसे दे देते हैं और उन पर अपने नीतियों को थोपते हैं, अपने विचारों को थोपते हैं। बेचारा जो पैसा लिया रहता है उस पर नैतिक दबाव बना रहता है और वो अपने विचारों से स्वतंत्र नहीं, वो अपने विचारों के अनुरूप वो कार्य नहीं कर पाता, दूसरे के विचारों से दबा रहता है। ये एक प्रकार का नैतिक दबाव ही एक तरह से समझ लीजिए। यहाँ तक ये गार्जियन भी करते हैं कि अपने बच्चों को पैसे देते हैं और उन पर शोषण का रूप अपनाते हैं, शोषण का रूप दिखाते हैं कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो मेरे अनुसार तुम चलो। तो ये भी नव उपनिवेशवाद को समझने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। तो नव उपनिवेशवाद में जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं मानवतावाद को ज़्यादा ही व्याख्या करते हैं और उसके बाद वहाँ पर मानवतावाद का नेतृत्व के नाम पर लोगों पर नेतृत्व के नाम पर अविकसित और विकासशील राष्ट्रों पर दबाव बनाते हैं। मानवाधिकार के नाम पर नियंत्रण करते हैं, परमाणु निषेध, रासायनिक हथियारों पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि इराक में हुआ था कि रासायनिक हथियार वहाँ पर है, अगर आप नहीं नष्ट करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे। विदेशी मदद, डोनेशन के नाम पर अपना दबदबा बनाते हैं, जैसे कि अपना बाज़ार खोलिए। यूएनओ में जो मदद दी जाती है उसके नाम पर भी ये अपना ये अधिकार जमाना चाहते हैं। नीतियाँ हमारे अनुसार बनाइए, हमारे यहाँ से ज़्यादा आयात कीजिए, हथियार देना, अनुदान देना, इसके बदले में हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार का सप्लाई करता था और पाकिस्तान अमेरिका के अनुसार अपनी नीतियों को, अपने विदेश नीतियों को निर्धारित करता था। उदारीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित राष्ट्र विकासशील देशों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। W2 IMF वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा दबदबा और शेयर विकसित राष्ट्रों का है और यहाँ पर आप ये लोग ज़्यादा पैसा देते हैं और जो लोग वर्ल्ड बैंक IMF से मदद लेते हैं, जो राष्ट्र मदद लेते हैं, उनको दबाव दिया जाता है कि आप लोग विकसित राष्ट्र के अनुसार अपने यहाँ नीतियाँ बनाइए, अपने बाज़ार खोलिए।
यूएनए कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, समझ लीजिए। इस तरह से हम कहेंगे कि यूएनए जो है, यूनाइटेड नेशन है, वो एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, तो हम समझेंगे कि आज जो विउपनिवेशीकरण तो हो गया, परंतु शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभाव से जो अविकसित और विकासशील राष्ट्र है वो बच नहीं पाए हैं। यानी कि नौ उपनिवेशवाद राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने का एक टूल है, एक प्रक्रिया है। ठीक है। उपनिवेशवाद के कारण क्या है, इसको समझते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण क्या है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रोम को दो भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। पूर्वी रोम की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। यहाँ पर तुर्कों ने हमला करके इस्लाम का शासन स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस्लाम के लोगों ने भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को चोक कर दिया, बंद कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे उनका व्यापार एशियाई देशों से रुक गया। एशियाई देशों के जो सामान थे, खासकर भारत के मसालों को लेकर, एशियाई मसालों को लेकर यूरोपीय देशों में एक छटपटाहट पैदा हुई कि यहाँ से हमें अन्य एशिया से व्यापार करना है। इसलिए उन्होंने अपने नाविकों को प्रोत्साहित किया दूसरे नए नए रास्ते खोजने के लिए कि आप लोग नए रास्ते खोजिए और एशिया से व्यापार कीजिए। इसी क्रम में क्या हुआ कि नए नए रास्तों की खोज हुई, जिसके क्रम में पश्चिमी एशियाई देशों में यूके, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन आते हैं, अपने नाविकों को प्रोत्साहित करते हुए नाविक यात्रियों को दूसरे देशों में भेजते हैं नए नए रास्तों खोजने के लिए, नए बाजार खोजने के लिए। इसी क्रम में उपनिवेशवाद की अस्तित्व आती है, उपनिवेशवाद की अवधारणा आती है। यानी कि समुद्र तट पर बसे पश्चिमी यूरोपीय देश व्यापार के लिए रास्ते ढूंढने को लिए निकले, इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, पुर्तगाल। इसी क्रम में वास्को डी गामा इंडिया 1498 ईस्वी में पहुंचा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचा, मैगेलन फिलीपींस पहुंचा, विलियम ड्रेक विश्व के चारों ओर घूम लिया, जॉन कैबोट कनाडा पहुंचा, जैकस कार्टर लॉरेंस पहुंचा। ये सारे समुद्र तटीय राष्ट्र के निवासी थे। यानी यूरोप में जो समुद्र तटीय पश्चिमी यूरोप के देश थे वो यहाँ के निवासी थे। लगभग सभी 1500 एडी के आसपास दुनिया को खोजने निकले थे और 1600 एडी के आसपास इन्होंने वहाँ पर अपना उपनिवेश बसाने की शुरुआत कर दी, यानी कॉलोनी बनाने की शुरुआत की। इस क्रम में विश्व के अन्य महादेशों, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर यूरोपीय राष्ट्रों का उपनिवेश बनना शुरू कर लिया और पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र इन पर अधिकार करने की शुरुआत कर दी। इसी क्रम में एक वाणिज्यवाद की घटना होती है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। इस क्रम में बड़ी बड़ी कंपनियों का अस्तित्व में आता है, जैसे हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी देखा था। ये दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं और समुद्री मार्ग से व्यापार व्यापार करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उपनिवेशवाद में एक थोड़ा सा एक और परिचय ले तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में एक थोड़ा सा डिफरेंस को देखें तो उपनिवेशवाद में पहले लाभ कमाना उद्देश्य होता है, फिर वहाँ शासन करना होता है, जबकि साम्राज्यवाद में पहले शासन करने के लिए वहाँ पर हमला करना, फिर बाद में लाभ कमाना शामिल होता है। ठीक है। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वाणिज्यवाद के बाद औद्योगिक क्रांति का अस्तित्व आता है। औद्योगिक क्रांति अस्तित्व में आती है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति में मशीनों का उपयोग होता था और मशीनों को पेट भरने के लिए उनको कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल जो निर्मित वस्तु बनाएगी उस वस्तु को बेचने के लिए एक बाज़ार भी चाहिए और उस निर्मित वस्तु को खपत के लिए एक बाज़ार चाहिए। इसलिए नई नई जगहों की खोज की गई और नई नई जगहों की खोज में उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। यानी कि जब 1453 एडी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, अगर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार तुर्कों ने नहीं किया रहता तो नई समुद्री मार्गों की खोज नहीं होती और उपनिवेशवाद भी नहीं होता और व्यापार तो चलते ही रहता, लेकिन उपनिवेशवाद अस्तित्व में नहीं आता। उपनिवेशवाद के अंतर्गत लोग चाहते हैं कि जितने से जितने क्षेत्रों पर अधिकार किया जाए, इससे हमारी शक्ति में वृद्धि होगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जैसे कि एक साथ और बात कही जाती है कि उस समय जो चर्च था, यानी चर्च अपने धर्म ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा का समर्थन मांगा और राजा का समर्थन इनको मिला। इसलिए कहा गया कि उपनिवेशवाद में कहा गया कि आगे आगे व्यापारी चले, पीछे पीछे पादरी चले, यानी कि ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। गोरे लोगों को भ्रम था कि हम सभ्य हैं, हम सिविलाइज्ड हैं और हमारी जिम्मेवारी है कि काले लोगों को सभ्य बनाया जाए, यानी काले लोग एशिया के हैं, अफ्रीका के हैं, इन लोगों को सभ्य बनाया जाए और सभ्य बनाने के क्रम में हम इन पर अधिकार कर रहे, जिसे द व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी कहा गया। ठीक है।
उसके बाद उपनिवेशवाद के उद्देश्यों में देखें तो 3G आता है। 3G के अंतर्गत 1G के अंतर्गत गोल्ड यानी कि धन या लाभ कमाना, 2G के मतलब ग्लोरी प्रतिष्ठा और साम्राज्य का विस्तार शामिल है, और 3G के अंतर्गत गॉड यानी धर्म का प्रचार यानी ईसाई धर्म का प्रचार शामिल है। तो 3G उपनिवेशवाद का उद्देश्य था। जॉन लॉक एक दार्शनिक थे और जॉन लॉक के दार्शनिक ने एक सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांतों ने उपनिवेशवाद की भूमि तैयार की थी। ये दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक थे। इन्होंने 2 ट्रेटिटीज ऑफ गवर्नमेंट एक 1690 में एक किताब लिखी थी, एक सिद्धांत दिया था सरकार के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जमीन का समुचित उपयोग हो सके इसलिए सक्षम व्यक्ति उस पर अधिकार कर ले। इस सिद्धांत ने उपनिवेशवाद की एक भूमि तैयार कर दी। उसके बाद देखें कि उपनिवेशवाद के स्वरूपों में नज़र दौड़ाएं तो पहला अपना आता है पुर्तगाल शुरुआत में दूसरे स्थान पर गए और मुद्रा के माध्यम से वहाँ के लोगों का सामान खरीदा, जैसे मसाला भारत में आकर वो खरीद के गए। दूसरा हॉलैंड और डच ये चाहते थे कि वांछित वस्तु हमें प्राप्त हो। वांछित वस्तु पाने के लिए वे राजनीतिक नियंत्रण करने की शुरुआत की और नीतियाँ ऐसे बनाएंगे कि राजनीतिक शक्ति पर अधिकार कर नीतियाँ ऐसे बनाएंगे कि वहाँ की वस्तु और उसकी कीमत पर हमारा नियंत्रण होगा। तो ये उपनिवेशवाद का दूसरा स्वरूप हुआ। तीसरा हुआ कि यूरोप में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही थी और उस आबादी को बसाने के लिए नए नए जगहों की खोज की गई और वहाँ पर उपनिवेश बनाया गया। ठीक है, हम लोग 2 प्रकार के उपनिवेश को देखेंगे, जिसके अंतर्गत देखेंगे कि जलवायु की अनुकूलता, जहाँ पर जलवायु की अनुकूलता थे यानी कि यूरोप के राष्ट्रों के जलवायु के अनुकूल देशों को वहाँ के अपने लोग वहाँ भेजे, अपने देश के लोग वहाँ भेजे और बसाया और उपनिवेश बना लिए। जैसे कि USA में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में यूरोप की जो जलवायु है एक यहाँ पर उसी तरह की जलवायु थी। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग अपने लोगों को वहाँ भेजा और उपनिवेश वहाँ पर बसाया और उपनिवेश बनाया। इसके बाद देखेंगे जलवायु के प्रतिकूलता वाला स्थान पर जो गर्म और उष्ण प्रदेश थे, एशिया और अफ्रीका के देश, यहाँ पर बसे नहीं, इसलिए प्रशासन और सेना के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़े। जलवायु के आधार पर उपनिवेशों का जब उपनिवेशीकरण किया जाने लगा तो स्वरूप बदल चुका था, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में भाषा, पहनावा और खान पान यूरोपीय देशों वाला वहाँ पर पहुंच चुका था। और अनुकूल देशों में जहाँ के जलवायु के अनुकूल देश थे, वहाँ के जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय नागरिक थे, वहाँ जाकर बसे और वहाँ पर के मूल निवासी बन गए। उपनिवेशवाद के 2 चरण को देखते हैं, 1500 से आगे का। इसमें स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और समुद्र तटीय देश होते हैं और UK होते हैं। यहाँ पर ये अपने अपने उपनिवेश बनाते हैं, जिस क्रम में नॉर्थ और साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया उपनिवेशवाद का शिकार होता है। वहीं 1870 के आसपास यूरोप में दूसरी शक्तियाँ बहुत प्रबल हो जाती है, जर्मनी, लेकिन ये तो अमेरिका का कंट्री है, 1776 में ये भी प्रबल होती है और 1860 के आसपास ये औद्योगिक राष्ट्र बन जाता है और जापान औद्योगिकीकरण की वजह से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। इस क्रम में क्या होता है कि अफ्रीका का बहुत ज़्यादा उपनिवेशीकरण होता है, उपनिवेश यहाँ पर बनाए जाते हैं, जबरदस्त तरीके से अफ्रीका में उपनिवेश बनते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा उपनिवेशवाद का परिचय। कल हम लोग उपनिवेशवाद के विस्तार का अध्ययन करेंगे, विश्व में कहाँ कहाँ और विस्तार हुआ। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।